फेंक रहे हो, इतने तो मैंने फेंके ही नहीं। बोलो अब तो ये फेंकने बंद कर दो, अब तो मेरे खुद के पास में खत्म हो गए। बोलो तुम्हारे पास खत्म हो गए, उससे क्या लेना देना। हम तो ये बम तब तक फेंकते रहेंगे यूक्रेन पे जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। हमको हमारा काम चाहिए, इस देश में सबको अपना काम चाहिए। इस देश में आप कुछ भी कर लो चलेगा, तो भाई इस देश में भी सिर्फ प्रतापिया दो ही चल रहे हैं, या तो सीमा हैदर चल रही या फिर गदर चल रही। दोनों ही सेकंड, वो अगली 4 को लेकर के आई और ये 2 को, दोनों चल रहे हैं। चैनल वालों के पास में, मीडिया वालों के पास में फिर एक नया काम आ गया, क्योंकि सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं। अब उन 4 बच्चे का क्रम बताना इनको बाकी है। चौथे वाले को 10 लग गई है। अब वो 10 किस वजह से लगी, वो बचपन से लगी कि बाद में लगी, क्या इन्फेक्शन की वजह से लगी। बहुत सारा काम करो और आप कह रहे हो काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा। काम बहुत हो रहा है इस देश के अंदर साहब, बहुत सारा काम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस काम के बीच में, इस क्रम में एक बात अपनी कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया इस देश में सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये सबने ऐसा बता रहे, बोले साहब देश के अंदर देशभक्ति पार्टी है, आप नगर पालिकाओं की कह रहे हो, नगर निगम और इस सबको आईना, ऐसा कुछ नहीं यार। एक तो नगर पालिका है और नेता लोग कभी सम्मेलन कराते हैं और वो हमको पैसा देते और आप उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हो। अपने वो क्या लेना देना यार, वो क्या खा लो, क्या पैसा दे, उससे क्या लेना देना यार। ये 10 करोड़ खा गया और 20 करोड़ खा गया और ये 1 करोड़ खा गया, भाई वो खा गया, उससे अपने को क्या लेना देना। आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का। 100 करोड़ खा जाओ, खा जाओ। इस देश के अंदर वो नहीं खाइए, ये हिंदुस्तान की संपत्ति, सरकारी संपत्ति, इसमें सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्लाया कि खा गए, ये वही चिल्लाया जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, हमारे सत्य पवार जी, हरिओम पवार, हिंदुस्तान में डिग्रियां खत्म हो जाती है, इतने पढ़े लिखे आदमी है। अंजुम जी हमारे बीच में, सरदार प्रताप फौजदार, डॉक्टर, इतने बड़े कलाकार, इतने पढ़े लिखे, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो ये पढ़ लिख करके भी काम तो वही कर रहे जो मैं कर रहा हूँ। ये पढ़ लिख करके भी अगर ये बात कहेंगे कि देश का नेता भ्रष्ट है, तो वो इनसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, ये समझदार। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुखी वो आदमी है जो समझदार है। जो कुछ भी नहीं समझता उसको किसी बात का टेंशन नहीं। भाई अपन क्यों समझ रहे हैं यार इस नेता के पास अरबों रुपया है, तो अपन ये समझ रहे हैं कि इसकी 1 अरब रुपए की महीने की तनख्वाह होगी भाई की। और अब ये तो समझदार, इनको मालूम है कि तनख्वाह है ही नहीं, कैसा आया कहाँ से। इसलिए देश में सबसे ज्यादा समझदार आदमी ही दुखी रहता है। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, गाँव से आया हूँ। छोटा कभी हूँ, ये हालांकि इतना छोटा भी नहीं हूँ। एक बात बताऊँ, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने कहाँ जाते रहते, अमेरिका, लंदन में तो कहीं गया ही नहीं हूँ। मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या देश के अंदर सबसे बड़ी पक्ष और विपक्ष की लड़ाई क्या है? विपक्ष और पक्ष में बस यही लड़ाई है। पक्ष तो मोदी जी से की बात कह रहा है, बोले मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, जब देखो तो विदेश में घूम रहे। अब उनको कौन समझाए कि अगला आदमी घर पे भी क्या करे? भाई वो जाए वहीं से अपना काम कर रहा है और कर ही रहा है, वो हो ही रहा है। जितना भी हो रहा है, इस देश के 140 करोड़ लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 10 साल में उन्होंने इंजेक्शन तक नहीं लगाया, फिर एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दिया धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके को गलत तो बता ही सकते हैं। मेरा दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाइए। तो ये टाके में दर्द हो गया और कुछ भी नहीं हो गया और आप लोग काम नहीं कर रहे, सब काम कर रहे हैं। इस देश को किससे मोहब्बत की है? इस देश को क्या भारतीय जनता पार्टी अकेली मोहब्बत कर रही है क्या?
वतन से सपा बसपा सब देश को सब चाहते हैं, कौन नहीं चाह रहा यार। राहुल गांधी जी सुबह में 4 बजे उठ करके भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चालू करी, 5,000-4,000 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा करी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। सुबह में 4 बजे उठ करके दौड़ करके भारत छोड़ा उन्होंने। अब उनकी उम्र है, वो दौड़ सकते हैं। मोदी जी को मालूम पड़ा ये दौड़ के देश छोड़ रहे, अब उनकी उम्र ही नहीं, वो दौड़ ही नहीं सकते मोदी जी। उन्होंने अमित शाह को क्या करना चाहिए, बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है, बोले चीते, बोले लाओ अफ्रीका से चीते और दौड़ के बताओ। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, नारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारे संस्कार और संस्कृति को कहां पैरों तले रोला गया। ये वो हिंदुस्तान है मेरे भाई जो हमास की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन और इजराइल की बात कर रहे हैं। ये वो बड़ा मंच, इस पवित्र मंच पे खड़ा रहकर के मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप शायद पहली बार ये बात सुनेंगे, और भाई साहब आपकी पहली बार सुनेंगे, हालांकि इसके पहले भी अगर आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो। क्योंकि देश का इस मंच का बड़ा कवि प्रताप पोद्दार जी से बड़ा मैं हूँ। हंसने की जरूरत नहीं, अगर मैं नहीं होता तो मेरी जगह ये ओपनिंग करते, इसलिए मैं खड़ा हूँ। जब हनुमान जी लंका में गए, एक कविता में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जी जी स्वागत। तो भूख लगी उन्हें, मात मोह अतिशय भूखा, माता जानकी से कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी। जयपुर में भी एक पत्रकारों का अधिवेशन हुआ, न्यू जर्सी से एक महिला पत्रकार आई, उसने कहा बोले हिंदुस्तान में नारी बहुत असुरक्षित है, यहाँ दामिनी जैसे कांड हुए। मैंने कहा देखो मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया में अगर नारी सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में ही नारी सुरक्षित है। जिस नारी की रक्षा के लिए एक आमिर भोगी पक्षी जटायु अपने प्राणों की आहुति दे रहे, इससे बड़ा दुनिया में ये हिंदुस्तान में हो सकता है। मैंने कहा जब हनुमान जी लंका में गए भूख लगी, सीता जी से कहा बोले माता मुझे भूख लगी। हनुमान माँ ने कहा बोले अतिशय भट्ट रखवारे यहाँ पे बड़े राक्षस लोग वो कर रहे हैं, बोले आप कोई टेंशन मत लो। तो हनुमान जी ने फल वल खाया, अशोक वाटिका खेल खत्म कर दिया। मेघनाथ वगैरह आया, साधा ब्रह्मास्त्र कपि मन कीन विचार, हनुमान जी को बांध करके मेघनाथ ब्रह्मास्त्र में रावण के पास ले गया। रावण ने कहा बोले देखो हनुमान मैंने सुना था कि तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो, ज्ञानी नाम अतुलित बल धाम, तुम बड़े ज्ञानी आदमी हो, परंतु तुमने तो सब पानी कर दिया। बोले क्यों क्या हुआ, बोले तुम्हें भूख लगी थी तो 2-4 फल तोड़ करके खा लेना था, 2-4 केले खा लेने थे। ये वृक्ष अशोक वाटिका में से तुमने उखाड़े क्यों, पर्यावरण विभाग वाले तुम पे केस करेंगे। हनुमान जी ने कहा बोले बात तो सही कह रहे हो, मेरे से गलती तो हो गई, मुझे भूख लगी थी, फल तोड़ करके खा लेना था, इन वृक्षों को उखाड़ के क्यों फेंका, ये अशोक वाटिका तहस नहस क्यों करी। हनुमान जी ने कहा बोले देखो रावण, इस सृष्टि में जितने भी ये वृक्ष हैं ये सब धरती से पैदा होते हैं, इसलिए ये धरती के पुत्र हैं। ये अशोक वाटिका में जितने वृक्ष खड़े हैं ये इस धरती के पुत्र हैं, और इस अशोक वृक्ष के नीचे जो बैठी एक महिला ये अविरल आंसू बहा रही है जानकी, ये भी धरती से पैदा हुई है, ये इस धरती की पुत्री है। ये सारे वृक्ष इसके भाई लगते हैं, और अगर एक बहन अविरल आंसू बहाई और भाई बीड़ बन के खड़े रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। सारे वृक्ष ये हमारा संस्कार, ये हमारी संस्कृति हो सकती है। जो श्री राम श्री लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करते हैं, लक्ष्मण कहते हैं बोले भैया मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा दीजिए, माया माई रथ चढ़ी गए हूं आकाश। राम ने कहा बोले हे लक्ष्मण तुम्हें पता है इस दिव्यास्त्र के प्रयोग का मतलब क्या होता है। जिस ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए लाखों वर्ष पहले श्री राम ने आज्ञा नहीं दी, क्योंकि हमारी दुश्मनी एक रावण नाम के व्यक्ति से भी नहीं है, बल्कि रावण नाम के व्यक्ति की विचारधारा से है। हमारी दुश्मनी लंका के छोटे छोटे मासूम बच्चों से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से, इन माता बहनों से हमारी दुश्मनी नहीं है। वो राम हमारा नायक है। वो नायक अगर हमारा सनातन धर्म का सबसे बड़ा विलेन अगर रावण पहली बार सीता को देखता है, और बाबा तुलसी कहते हैं कि मन ही मन कीन परिणामा, अगर हमारे विलेन का चरित्र ऐसा है तो फिर हमारे हीरो का चरित्र कैसा होगा मेरे भाई। ये वो देश है मेरे भाई। ऐश्वर्या राय युक्तामुखी, ये मेरी पहली नंबर की कविता यहाँ से शुरू हो रही है। इन सारी बात का कविता से कोई लेना देना नहीं था। मेरे को वीरेंद्र जी ने कहा कि जानी भाई थोड़ा खींच देना, तो ये बीच बीच में खींच रहे हो, बाकी कोई लेना देना नहीं है।
ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धड़कते अंगारों में कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे तालियां दे रहा है। किस सम्मान से दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए, जल्दी से नीचे कर दो हाथ वापस। मालूम पड़े यहाँ से वहां फट गया तो विश्व सुंदरी का क्या बिगड़ेगा, नुकसान अपना ही होगा। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काहे की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोंदने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। वो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो इस देश के अंदर हो रहा है। तब मैंने एक कविता कहने की कोशिश की, छोटी सी 4-6 पंक्ति की कविता। हमारे बीच में बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं मुझे पता नहीं, पर वो आ रहे हैं। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, एक कविता बजा आप ये कविता सुन लीजिए। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, सत्यलाल कृष्ण अडवाणी जी का जन्म पेशावर में हुआ। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म पेशावर में हुआ। वहां के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नवाज शरीफ, उनका जन्म दिल्ली के अंदर हुआ। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे पता नहीं आप सब समझते हैं। 4-6 लाइन की छोटी सी कविता है, आप सुनिएगा, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ कि